बचाने के लिए टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन का एक देसी तरीका निकाला। मटकियों में छेद करके उन्हें पौधों के पास गाड़ दिया। कीड़ों के लिए उसने नीम के पत्तों और गौमूत्र से दवा बनाई। उसका कर्म रुका नहीं था। वह हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता और उसका हल निकालता। वह राजा बनने का सपना नहीं देख रहा था, वह बस अपना आज बेहतर बना रहा था। और यहां मायापुरी के महल में केशव कांपते हुए राजा के सामने खड़ा था, जहां उसका भाग्य उसे ले तो आया था, लेकिन अब उसे बचाने के लिए उसके पास कोई कर्म नहीं था। राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने आज का सवाल पूछने के लिए अपने मंत्री को इशारा किया। केशव की परीक्षा शुरू होने वाली थी। केशव विशाल दरबार में खड़ा कांप रहा था। राजा चंद्रसेन अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनकी उम्र ढल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी के भी मन के आर पार देख सकती थी। राजा के बगल में उनकी सुंदर बेटी राजकुमारी देवयानी बैठी थी, लेकिन केशव की नजर उस पर नहीं, बल्कि अपनी होने वाली दुर्गति पर टिकी थी। राजा चंद्रसेन ने केशव को देखा, जो बाकी विद्वानों और योद्धाओं के मुकाबले बहुत ही साधारण, डरा हुआ और मैले कुचैले कपड़ों में था। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने मंत्री से कहा, आज का प्रश्न मैं स्वयं इस नवयुवक से पूछूंगा। यह बाकियों से अलग दिखता है। केशव की धड़कनें तेज हो गईं। राजा चंद्रसेन ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, नौजवान, हम तुमसे कोई शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, न ही तलवार चलवाएंगे। हमारा प्रश्न बहुत सीधा है, जिसका उत्तर तुम जैसे साधारण व्यक्ति से ही मिल सकता है। हमें बस इतना बताओ, कर्म बड़ा है या भाग्य? यह सवाल सुनते ही केशव सन्न रह गया। यह वही सवाल था। यही वह सवाल था जिसने उसे अपने भाई माधव से अलग किया था। यही वह सवाल था जिसे लेकर वह ज्ञानी बाबा के पास गया था, और यही वह सवाल था जो उसे इस महल तक खींच लाया था। उसे लगा कि यह उसका भाग्य है। उसका भाग्य ही उससे यह सवाल पूछवा रहा है। उसे लगा कि वह जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके अंदर का सारा डर एक पल में गायब हो गया। उसकी आवाज में एक नई अकड़ आ गई। महाराज, केशव ने जोर से कहा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, भाग्य ही बड़ा है। दरबार में एक खामोशी छा गई। राजा ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। अच्छा, तुम ऐसा मानते हो तो सिद्ध करो, दरबार को प्रमाण दो कि भाग्य ही कर्म से बड़ा क्यों है। केशव हंसा। प्रमाण? महाराज, मैं स्वयं ही प्रमाण हूं। मैं देवपुर गांव का एक साधारण किसान का भाई हूं। मेरे पास न कोई विद्या है न कोई बल, लेकिन मेरे भाग्य में आपसे मिलना लिखा था, सो मैं यहां पहुंच गया। मेरे भाई ने कर्म का रास्ता चुना, वह वहीं गांव में मिट्टी खोद रहा है। मैंने भाग्य का रास्ता चुना और आज मैं एक राज सिंहासन के सामने खड़ा हूं। यह मेरा भाग्य नहीं तो और क्या है। आज मैं यह परीक्षा जीतूंगा, यह भी मेरा भाग्य ही है। कर्म तो बस भाग्य का गुलाम है महाराज। केशव ने अपनी बात खत्म की और गर्व से राजा की ओर देखा। उसे लगा कि उसने ऐसा जवाब दिया है कि राजा खुश होकर उसे गले लगा लेंगे। लेकिन राजा चंद्रसेन हंसे नहीं, वह गंभीर हो गए। मूर्ख युवक, राजा ने कहा, तुमने वही जवाब दिया जो हजारों आलसी लोग सदियों से देते आए हैं। तुमने भाग्य को अपना कवच बना लिया है। तुम कहते हो कि तुम यहां अपने भाग्य से पहुंचे हो। तुम गलत कहते हो। तुम यहां अपने कर्म से पहुंचे हो। तुम्हारा चल कर आना एक कर्म था, तुम्हारा कतार में खड़े होना एक कर्म था, और तुम्हारा यहां बोलना भी एक कर्म ही है। केशव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन महाराज, राजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुमने कहा कि तुम भाग्य के बल पर जीतोगे। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे भाग्य को आजमाने का एक मौका देते हैं। मंत्री जी, राजा के इशारा करते ही 3 सैनिक दरबार में 3 एक जैसे बंद संदूक लेकर आए। तीनों संदूक बिल्कुल एक जैसे थे, उन पर कोई निशान नहीं था। राजा ने कहा, नौजवान, इन 3 संदूकों में से एक में शाही मुहर और राजकुमारी का कंगन है। बाकी 2 संदूकों में काले बिच्छू भरे हैं, जिनका एक डंक भी तुम्हें मौत की नींद सुला सकता है। ये सुनते ही केशव के शरीर से जैसे जान निकल गई। वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। राजा मुस्कुराए। क्या हुआ? तुम तो अपने भाग्य पर बहुत भरोसा कर रहे थे। अब जाओ और अपने भाग्य से कहो कि वह तुम्हें सही संदूक चुनने में मदद करे। अगर तुम्हारा भाग्य प्रबल है, जैसा कि तुम कहते हो, तो तुम बच जाओगे और तुम्हें आधा राज्य मिलेगा।
और अगर तुम्हारा भाग्य कमजोर हुआ तो यह दरबार तुम्हारी अंतिम यात्रा देखेगा। केशव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह कैसी परीक्षा थी? यह तो मौत का खेल था। जाओ, राजा ने आदेश दिया, अपना भाग्य चुनो। केशव उन 3 संदूकों को देख रहा था जो मौत की तरह उसके सामने रखे थे। उसका भाग्य पर से विश्वास डगमगाने लगा। क्या होगा अगर उसने गलत संदूक चुन लिया? वह मरना नहीं चाहता था। उसे अपने भाई माधव की याद आई, जो गांव में सुरक्षित था, मेहनत कर रहा था और कम से कम जिंदा तो था। रुको, राजा चंद्रसेन ने उसे फिर टोका। तुम्हारे लिए एक और रास्ता भी है। ये मायापुरी है। यहां हर चीज का एक विकल्प होता है। अगर तुम अपने भाग्य को आजमाने से डरते हो, अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, तो तुम इस परीक्षा से इनकार कर सकते हो। केशव की आंखों में उम्मीद जागी। इनकार? हां महाराज, मैं इनकार करता हूं। मुझे यह खेल नहीं खेलना। राजा की मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन इनकार करने का भी एक कर्म है और उस कर्म का भी एक फल है। अगर तुम यह चुनौती स्वीकार नहीं करते तो तुम परीक्षा में असफल माने जाओगे, और जैसा कि नियम है, असफल होने वाले को 1 वर्ष तक महल के अस्तबल में मजदूरी करनी होगी। बोलो, क्या तुम्हें मौत का सामना करने वाला भाग्य मंजूर है या 1 साल की मजदूरी वाला कर्म? राजा ने केशव को ऐसी जगह फंसा दिया था जहां दोनों तरफ खाई थी। केशव ने एक नजर उन संदूकों को देखा और फिर महल के उन पहरेदारों को जिनके हाथों में भाले थे। एक तरफ मौत थी, दूसरी तरफ गुलामी। लेकिन गुलामी में कम से कम जिंदगी तो थी। केशव को ज्ञानी बाबा की बात याद आई। भाग्य हमें परिस्थितियां देता है और कर्म उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया होती है। आज भाग्य ने उसे यह परिस्थिति दी थी, 3 संदूक, और अब उसे कर्म चुनना था। मौत का जुआ खेलना या मेहनत की सजा कबूल करना। केशव जमीन पर गिर पड़ा और राजा के पैर पकड़ ली। महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मुझे अपना भाग्य नहीं आजमाना। मुझे मौत नहीं चाहिए। मैं मजदूरी कर लूंगा। मैं 1 साल तक आपकी सेवा करूंगा। मुझे बस जिंदा छोड़ दीजिए। पूरा दरबार केशव की इस कायरता पर हंस पड़ा। राजकुमारी देवयानी ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। राजा चंद्रसेन ने एक ठंडी सांस ली। उठाओ इसे। यह वह आदमी नहीं है जो मेरा राज्य संभाल सके। जो आदमी अपने ही विश्वास, भाग्य पर दांव नहीं लगा सकता या मेहनत, कर्म से घबराकर यहां आया हो, वह राजा बनने के लायक नहीं। इसे ले जाओ और अस्तबल की सफाई में लगा दो। सैनिकों ने केशव को घसीट कर उठाया। उसके सारे सपने, उसका सारा अभिमान, उसका भाग्य का घमंड, सब कुछ उसी दरबार में टूटकर बिखर गया। वह राजा बनने आया था, लेकिन अब वह मजदूर बन गया था। उसे महल के पिछले हिस्से में ले जाया गया, जहां घोड़ों का विशाल अस्तबल था। उसके कीमती कपड़े उतरवाकर उसे मजदूरों वाले फटे पुराने वस्त्र दिए गए। अस्तबल के दारोगा ने उसके हाथ में एक फावड़ा और टोक, चल काम पर लग। दारोगा ने उसे धक्का देते हुए कहा, यह मायापुरी है। यहां सपने देखने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगले 1 साल तक तुम्हारा यही भाग्य और यही कर्म है। केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और घोड़ों की लीद, गोबर उठाने लगा। हवा में इत्र की जगह अब बदबू थी और मखमल की जगह उसके पैरों के नीचे कीचड़ था। उसे अपने भाई माधव की याद आई। माधव भी फावड़ा चलाता था, लेकिन वह अपने खेत का मालिक था। वह आजाद था। माधव पसीना बहाता था, लेकिन गर्व से। और यहां केशव, जो भाग्य के भरोसे सब कुछ पाना चाहता था, वह आज गुलामी में पसीना बहाने को मजबूर था। केशव को ज्ञानी बाबा की बात समझ में आने लगी थी। उसका भाग्य उसे महल तक लाया था, यह सच था। लेकिन महल में क्या करना है, यह उसके कर्म ने तय किया। उसने जुआ खेलने, भाग्य की जगह मजदूरी, कर्म को चुना, और उसे वही मिला जो उसने चुना। केशव की 1 साल की कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। यह परीक्षा भाग्य की नहीं, बल्कि कठोर कर्म की थी। केशव का जीवन, जो मायापुरी के राजमहल के सपने से शुरू हुआ था, अब वह घोड़ों के अस्तबल की बदबूदार जमीन पर आ गया था। उसका पहला दिन नरक जैसा था। अस्तबल का दारोगा, जिसका नाम भानु प्रताप था, एक बेहद क्रूर और निर्दयी आदमी था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन राजा का मेहमान था या कौन असफल प्रतियोगी। उसके लिए अस्तबल में आया हर आदमी सिर्फ एक मजदूर था।
भानु प्रताप ने केशव को देखते ही उसकी कोरी नरम हथेलियों को देखा और घृणा से हंसा। तो एक और आया है किस्मत का मारा। यहां किस्मत नहीं, मेरा चाबुक चलता है। देख, वो जो सबसे आखिरी कोठरी है जहां शाही सफेद घोड़ा रहता है, वो सबसे ज्यादा गंदगी करता है। जा, आज से उसकी सफाई का जिम्मा तेरा। केशव ने जिंदगी में कभी गोबर नहीं उठाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने भाई माधव की याद आई जो खेत में काम करता था, पर वह अपनी मर्जी का मालिक था। यहां तो उसे आदेश दिया जा रहा था। रोता क्या है? भानु प्रताप गरजा। काम नहीं करेगा तो रात को रोटी भी नहीं मिलेगी। रोटी का नाम सुनकर केशव को किसान की बात याद आ गई। कर्म करो तो फल, रोटी मिलेगा। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और गंदगी की टोकरी उठाई। पहले ही घंटे में उसके हाथों में छाले पड़ गए। बदबू से उसका सिर फटा जा रहा था। शाही घोड़ा, जो देखने में बहुत सुंदर था, बार बार उसे दुलत्ती मारने की कोशिश करता। शाम तक केशव का शरीर टूट चुका था। उसे खाने में जो मिला वह देखकर उसका रोना निकल गया। पानी जैसी दाल और 2 सूखी जली हुई रोटियां। उसने वहीं खाया क्योंकि वह जानता था कि अगर नहीं खाया तो कल काम करने की हिम्मत नहीं बचेगी। उसका भाग्य उसे राज सिंहासन पर नहीं, जमीन पर ले आया था। दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते महीनों में। केशव के हाथ के छाले फूटे, फिर सूखे और धीरे धीरे उसकी नरम खाल सख्त होने लगी। उसका शरीर, जो गांव में आराम करके थोड़ा मोटा हो गया था, अब मेहनत कर करके सुगठित और मजबूत हो गया था। वह अब बदबू का आदी हो गया था। वह घोड़ों की चाल ढाल समझने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी कड़वा था। वह हर पल अपने भाई माधव को कोसता। यह सब उस माधव के कारण हुआ। उसी ने मुझे कर्म कर्म कहकर उकसाया। वह गांव में मजे कर रहा है और मैं यहां सड़ रहा हूं। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? वह काम करते करते भी भाग्य को ही दोष देता रहता। दूसरी ओर देवपुर गांव में माधव का जीवन भी आसान नहीं था। कर्म का मतलब यह नहीं था कि चुनौतियां खत्म हो गई थीं। गांव में सूखा अभी भी था। माधव के कुएं का पानी भी अब कम होने लगा था। गांव के लोग, जो उसे अन्नदाता कहते थे, अब फिर से चिंता में डूब गए। कुछ लोग माधव के पास आए। माधव भैया, अब क्या करें? तुम्हारा कुआं भी जवाब दे रहा है। लगता है आखिर में भाग्य ही जीत गया। हम सबकी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। माधव ने लोगों की बातें शांति से सुनी। उसने कहा, भाइयों, जब सूखा पड़ा था तब हमारा कर्म था कुआं खोदना। अब कुआं सूख रहा है तो हमारा कर्म है पानी बचाना और नया स्रोत ढूंढना। भाग्य हमें चुनौती दे रहा है, हमें कर्म से उसका जवाब देना है। माधव ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने नया नियम बनाया। आज से कोई भी खेत में खुला पानी नहीं डालेगा। हम सब पानी का घड़ा लेकर सिर्फ पौधों की जड़ों में पानी देंगे। हम पानी को बेकार नहीं बहने देंगे। उसने लोगों को फसल चक्र सिखाया। ऐसी फसलें उगाना जिनमें पानी कम लगता हो, जैसे बाजरा और चना। माधव यहीं नहीं रुका। उसने देखा कि गांव के पास जो एक छोटी पहाड़ी थी, वहां बारिश का पानी आता था और बहकर बेकार चला जाता था। माधव ने गांव वालों को साथ लिया और कहा, हम इस पानी को रोकेंगे। लोगों ने कहा, कैसे? हमारे पास कोई साधन नहीं है। माधव ने अपना फावड़ा उठाया। हमारे पास यह फावड़ा है, हमारा कर्म है। हम यहां एक छोटा सा तालाब खोदेंगे। एक एक टोकरी मिट्टी निकालेंगे तो भी एक दिन यह गड्ढा भर ही जाएगा। गांव के वही लोग जो कल तक भाग्य को कोस रहे थे, आज माधव के नेतृत्व में फावड़ा उठाकर जमीन खोदने लगे। यहां तक कि वह पुजारी जी जो केशव को भाग्य का पाठ पढ़ाते थे, वह भी अपनी पोथी छोड़कर आए और मिट्टी उठाने में मदद करने लगे। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, मैं जीवन भर पोथियों में भाग्य ढूंढता रहा। असली गीता तो तुम जी रहे हो। कर्म का असली मतलब आज समझ आया। गांव में सामूहिक कर्म की एक नई लहर दौड़ गई और मीलों दूर मायापुरी के अस्तबल में केशव का कर्म एक अलग ही रूप ले रहा था। वह अब भी मजदूर था, लेकिन उसके काम में अब सफाई आने लगी थी। एक रात वही शाही सफेद घोड़ा पवन जोर जोर से हिनहिनाने लगा। वह जमीन पर लौट रहा था। उसके पेट में भयंकर दर्द था। भानु प्रताप और बाकी सब सिपाही घबरा गए। शाही वैद्य को बुलाया गया, लेकिन वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। घोड़े के पेट में